हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा की। और आज हम इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के बाकी 3 विषयों के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। इसके बाद है, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। यह था रोलेक्ट एक्ट। इसके बाद है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन करना था। अगला है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो इसका उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता कहा गया। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हो? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे आएगा यहाँ पे, हो रहे अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य? तो इसका उत्तर है, प्रथम दृष्टया सत्याग्रह दुर्बलों के हथियार के रूप में निष्क्रिय प्रतिरोध की तरह दिखाई देता है, किंतु सत्याग्रह वास्तव में शारीरिक बल नहीं अपितु शुद्ध आत्मबल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? तो इसका उत्तर है, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई कताई की मशीन थी। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था। अगला है, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है, ईटी पाल कौन था? तो इसका उत्तर है, यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था जिसमें 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, गुमास्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहते थे। इसके बाद है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी। पहला है स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से उसको स्टेपलर करता है या छाटता है उसे स्टेपलर कहते हैं। दूसरा है फुलर। तो फुलर जो था वह ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से जुड़ा होना ही वास्तव में भूमंडलीकरण है। अगला है, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे? तो इसका उत्तर है, प्राचीन काल में मानव समाज यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थ यात्रियों द्वारा आपस में जुड़े हुए थे जिन्होंने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत दूर की यात्रा की। अगला है, सबसे पुराना समुद्री व्यापार में भारत की सक्रियता कैसे ज्ञात होती है? तो इसका उत्तर है, 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ होता था। ठीक है, सबसे पुराना समुद्री व्यापार का उदाहरण है। इसके बाद है, सिल्क रूट से किन चीजों का आदान प्रदान होता था? तो इसका उत्तर है, सिल्क रूट से चीनी पॉटरी, भारत व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से मसाला व कपड़े दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे तथा सोना और चांदी भारत आते थे। सिल्क रूट से चीनी पॉटरी, भारत व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से मसाला व कपड़े दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे तथा सोना और चांदी भारत आते थे। अगला है, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था?
तो इसका उत्तर है रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ ही यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जा मिलता था। यह मार्ग ईसा पूर्व में ही अस्तित्व में आ चुका था और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। इस मार्ग में अधिकांशतः रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है आलू की नई फसलों ने यूरोप में गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव किया, क्योंकि वे बेहतर खाने लगे और लंबे समय तक जीवित रहे। आयरलैंड में सबसे गरीब किसान इतने निर्भर हो गए कि 1840 के दशक के मध्य में जब बीमारी ने आलू की फसल को नष्ट कर दिया तो हजारों लोग भूख से मर गए। अगला प्रश्न हम देखेंगे वह है कॉर्न लॉ क्या थे, उन्हें क्यों पारित किया गया? तो इसका उत्तर है सरकार को कॉर्न मतलब होता है मकई, मतलब जिसे मक्का भी कहते हैं, के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देने वाले कानूनों को कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, सरकार को कॉर्न के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देने वाले कानूनों को कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता था। जमींदार समूहों के दबाव में सरकार ने ये कानून पारित किए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है एक अनुबंध जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई मजदूर एक निश्चित समयावधि तक अपने मालिक का बंधुआ बनकर रहता था। अनुबंध को अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते थे, जिस पर भारतीय अपनी भाषा उच्चारण में गिरमिट बोलते थे। ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे मजदूर जो एक एग्रीमेंट के तहत एक निश्चित समय के लिए अपने मालिक के बंधुआ बनकर काम करते थे, मतलब निश्चित समय तक उनके साथ ही काम करते थे और उसके लिए एक एग्रीमेंट लिखाया जाता था, एक एग्रीमेंट होता था। तो इसी एग्रीमेंट को भारतीय भाषा में उच्चारण इस प्रकार से गिरमिट के रूप में होता था, इसलिए इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते, जिन्हें एग्रीमेंट के आधार पर निश्चित समय के लिए काम करने के लिए ले जाया जाता था। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। इसमें है पहला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन, दूसरा है विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा, तीसरा है रोजगार में वृद्धि, चौथा है जीवन स्तर में सुधार, पांचवा है भारतीय कंपनियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उदय। और नकारात्मक प्रभाव में हम लिखेंगे लघु और कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव, बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता से भारतीय उत्पादों की मांग कम, केवल शहरों तक सीमित ग्रामीण क्षेत्र में कम प्रभाव और केवल सूचना और संचार टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक क्षेत्र तक ही सीमित। तो इस प्रकार से हमने इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।